हेलो ऑल एंड वेलकम टू ऑल। तो करंटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीसीटी डिपार्टमेंट जो बिहार में असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो सीरीज में अपने थियरी क्लास देखा था। एक हमने बीच में क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी कि डीडीए में जो आया हुआ था असिस्टेंट आर्किटेक्ट का, उसका पेपर का हमने ओवरव्यू देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आंसर क्या हो सकते हैं। तो चलिए कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। अ, उससे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। हमने फुल लेंथ कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन करके आप रेगुलर अपडेट्स लीजिए। इसमें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा आपको, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे डेली बेसिस पे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रॉपरली। वन वन एंड वन इंटरेक्शन भी किया जाएगा। मतलब वीकेंड्स पे हम लोग सेशन रखेंगे जिसमें आपकी दिक्कतें आपको सॉल्व करवाई जाएगी, जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। और लास्टली, जब एक बार पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, देन वी विल आल्सो प्रोवाइड टेस्ट सीरीज सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल। बाकी फर्दर कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। उम्मीद है आप लोगों के पास सिलेबस तो होगा ही। हम लोगों ने दो वीडियोस में पीछे का सिलेबस जो डिस्कस किया था उससे आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड वीडियो है। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस टू वीडियोस देखिए। ये थर्ड वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑटोमेशन। तो आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह ऑटोमेशन आ गया है। तो इन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग एज वेल, प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन ने बहुत कुछ इनहेंस किया है। तो हम देखेंगे बेसिकली कि क्या क्या फीचर्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन की वजह से इनहेंस हुआ है। तो पहले हम ड्राइंग करते थे ड्राइंग सीट पे, बट आज के डेट में प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट नील हो गया है। आज के डेट में चाहे वो ड्राइंग हो, डिजाइन हो, हर एक चीज सॉफ्टवेयर से की जाती है। और ये चीज संभव किससे हो पाया है? प्रोग्रामिंग की वजह से और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर की वजह से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली मीनिंग होता है कि कोड कोड करके हम चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑटोमेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए, ग्रास ऑपर राइनो में है, डायनमो यूज किया गया रेविट में। और स्क्रिप्टिंग जैसे पाइथन या विजुअल बेसिक में स्क्रिप्टिंग की जाती है। तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो आज के डेट में है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखे गए हैं, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से, जैसे ऑटोकैड है, रेविट है, 3डी मैक्स है, माया है, स्केचअप है, हर सभी सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा गया और उसकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। जो काम पहले ड्राइंग करने में 10 दिन लगता था वो आज 1 घंटे में हो जाता है। इसका वजह यही है कि ऑटोमेशन और कोडिंग का स्किल। तो इससे फायदा क्या क्या मिलता है, की फीचर क्या क्या है इसके? एक तो है डिजाइन ऑटोमेशन, कि ऑटोमेटिक हो जाता है जो चीजें मैनुअल है। और ऑटोमेशन ना सिर्फ ऑटोमेट करता है बल्कि प्रिसीजन भी बढ़ाता है। आप मैनुअल ड्राइंग कितना भी अच्छी कर लोगे उसमें, और एक ऑटोमेट किया हुआ सॉफ्टवेयर से ड्राइंग किया हुआ में काफी फर्क होता है प्रिसीजन के टर्म में। तो ना कि सिर्फ स्पीड बल्कि प्रिसीजन भी बढ़ती है। तो पहला है डिजाइन ऑटोमेशन, कि क्विकली जनरेट कर सकते हैं चीजों को, मल्टीपल डिजाइन वेरिएशंस के। दिस इज द particular useful in early stage of design, where the numerous iteration can be produced and evaluation in short span of time। शुरुआत में स्पेशली बहुत यूजफुल है जब कई बार सेम चीजों को करना पड़ता है ताकि हम परफेक्टनेस को अचीव कर पाए। सेकंड है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या कहता है कि बेसिकली हम इसमें यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पैरामीटर्स को यूटिलाइज, मतलब पैरामेट्रिक मतलब इस वेरिएबल्स। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग में क्या होता है कि जो भी एल्गोरिदम है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एल्गोरिदम लिखा गया है, वो अपने आप, मतलब सेल्फ सेल्फ जनरेटिव हो जाता है। हम ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जितने भी एफईएम के सॉफ्टवेयर्स देखे हैं वो सब क्या करते हैं, पैरामेट्रिक मॉडलिंग करते हैं चीजों का। तो ना कि सिर्फ इससे मतलब रिस्पॉन्सिव डिजाइन मिलता है, बल्कि हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन भी आप अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, दिस अप्रोच अलाउज फॉर अ हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन इनेबलिंग डिजाइनर टू रिस्पॉन्ड टू वेरी साइट कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअल कंडीशंस को सिमुलेट कर पाते हैं। तो ये है कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेनिफिट, कि जैसे आप एफएम में देखोगे तो पहले ही सिमुलेट कर लेते हैं चीजों को कि क्या, कैसा बिहेवियर होगा, इतना कितना फोर्स आएगा, एटसेट्रा। तीसरा है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से ऑप्टिमाइजेशन हमें अब लैब में करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सॉफ्टवेयर से ही ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं और ऑप्टिमम रिजल्ट फाइंड करके उसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट मिलता है हमें। ऑटोमेशन आर्किटेक्चरल डिजाइन का जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि आज के डेट में 99% चीजें पहले ही पता होती है हमें कि बिल्डिंग बनने के बाद कैसा दिखेगा, इसका ओरिएंटेशन कितना होगा, कितनी फोर्स लग रही होगी, कौन सी फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, कितनी साल बिल्डिंग की लाइफ होगी, एक्सेट्रा। मतलब सारी चीजें हमें इस प्रोग्रामिंग या कोडिंग या एआई की वजह से पता चल जाती है, पहले ही बनाने से पहले ही। ऑटोमेशन इन आर्किटेक्चरल डिजाइन नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्किटेक्चरल डिजाइन में ऑटोमेशन का क्या रोल है। इसमें हम क्या क्या करते हैं, पहला था ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो रैबिट जो काम करता है आज के डेट में, आप देख सकते हो कि ड्राफ्टिंग ऑटोमेट हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेट हो जाता है, जिससे कि टाइम और कॉस्ट बहुत बचता है। आप सारी सीट्स जनरेट कर सकते हो रेबिट के अंदर। और ऑटो कैड तो है ही, ऑटो कैड है, 3D मैक्स है, स्केचअप है, ये सब सब कुछ ऑटोमेट कर रहा है, मतलब हमें मैनुअल वर्क कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सिमुलेशन एंड एनालिसिस। सिमुलेशन मीन्स कि स्ट्रक्चर पे कितना फोर्स आएगा, कौन से पॉइंट पे क्रिटिकल फोर्स होगा, कौन से पॉइंट पे कितना फोर्स आएगा, किस टाइप का फोर्स आएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, शियर फोर्स कितना आएगा, A to Z सिमुलेट भी कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकें। थर्ड है कोलेबोरेशन एंड इंटीग्रेशन। ऑटोमेट करने से क्या फायदा मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ हम कोलेबरेट कर सकते हैं, कि हाँ ये कोलेबरेशन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग। कि कोलेबरेशन करके जैसे कि आज आपने देखा होगा कि डिजाइन, प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक ही विंडो में होता है। तो ये सब कोलेबरेशन या बेसिकली एआई या फिर आप कह लो ऑटोमेशन का ही इम्पैक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक इन आर्किटेक्चर। एंथ्रोपोमेट्रिक मीन्स क्या होता है, पहले वो देखते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मीन्स होता है कि हम जब भी प्लान करते हैं या डिजाइन करते हैं, तो हर चीज हम ह्यूमन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो ह्यूमन के साइज के अकॉर्डिंग ही हर चीज बनाई जाती है। जैसे साइकिल आज के डेट में हम बनाते हैं, साइकिल है, बाइक है, कार है, सभी का साइज ओरिएंटेशन इस हिसाब से रखा गया है कि यूजर इसका कौन है, ह्यूमन। वैसे ही आर्किटेक्चर में जब हम बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं या किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं या प्लान करते हैं, तो हर एक चीज हम क्या दिमाग में रख के करते हैं कि ये ह्यूमन यूज करने वाला है। तो ह्यूमन का साइज, ह्यूमन का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ ध्यान में रख के किया जाता है। इसी को बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक इन आर्किटेक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ह्यूमन का हर एक चीज यहाँ पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो चाहे आप विंडो प्रोवाइड करेंगे, डोर प्रोवाइड करेंगे, डोर की साइज, डोर की विड्थ, स्टेयर की हाइट, हर एक चीज डिपेंडेंट होता है इंसान के इंसान के आर्किटेक्चर पे, कि इंसान का आर्किटेक्चर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग कितना पैर उठ सकता है मैक्सिमम, उसी के आधार पे हम क्या रखते हैं, स्टेयर केस का स्टेप साइज रखते हैं। अगर ज्यादा रख देंगे तो इंसान चढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है, एंथ्रोपोमेट्रिक। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो क्रिएटिंग स्पेसेस दैट मैक्सिमाइज कंफर्ट फॉर ऑल यूजर। तो ऐसा स्पेस क्रिएट करना है जो कि सबके लिए कंफर्ट हो, छोटे से छोटे के लिए और बड़े से बड़े के लिए, मतलब बच्चों के लिए भी और बुजुर्ग तक के लिए, सबके लिए कंफर्टेबल हो। इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट द डायमेंशन ऑफ द रूम्स आर सुटेबल, कि रूम का डायमेंशन सुटेबल हो, सीलिंग मतलब छत जो है वो टॉल हो, वाइड डोरवेज हो, मतलब इतना चौड़ा डोर हो कि सबको लोग सबके लिए आसान हो जाए, स्पेसियस हॉलवे हो, हॉल काफी लंबा चौड़ा हो। जैसे कि इंस्टेंस के लिए एग्जांपल के लिए दिया गया हुआ है कि डिजाइन इंक्लूड्स चाइल्ड फ्रेंडली फीचर्स, जैसे कि टॉयलेट हो, बेसिन हो। ऐसे इतना अगर ज्यादा ऊंचा कर देंगे तो बच्चों के लिए मतलब मुश्किल हो जाएगी। और कह रहा है कि बेसिन और टॉयलेट को क्या करते हैं, लोअर पोजीशन पे रखते हैं, मतलब ऐसे पोजीशन पे रखते हैं ताकि सब लोग यूज कर पाए, बच्चे भी यूज कर पाए और बड़े भी यूज कर पाए। या फिर बच्चों के लिए छोटा सा बनाना, अलग से बनाते हैं हम लोग, ताकि सबके लिए क्या हो जाए। तो स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए बच्चों के लिए, उनके लिए भी यूज करते हैं। सभी के लिए हम बेसिकली ध्यान में रख के ही हम डिजाइन या प्लान करते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि जैसे कबोर्ड ऊपर लगाया गया है, तो आप हाइट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, इसका जो हाइट रखेंगे, कितना हाइट रखना है, तो ये डिपेंड करता है इंसान का हाइट कितना है, एवरेज हाइट कितना है। ना कि हम बहुत छोटा कंसीडर करेंगे, ना ही बहुत लंबा। हमें एक एवरेज हाइट कंसीडर करना है जो कि सबके लिए अप्रोचेबल हो। तो इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, या भी जब भी हम डिजाइन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा। अब कह रहे हैं एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चेंज होता है। तो
क्या क्या पहला है तो ह्यूमन बॉडी डायमेंशन। पहला है ह्यूमन बॉडी का डायमेंशन क्या है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग एर्गोनॉमिक डिजाइन, हेल्थ केयर एंड आर्किटेक्चर। इन तीनों को अफेक्ट करता है हैवीली। हाउएवर द एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस ऑफ द डेटा कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। और कौन कौन से फैक्टर्स है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेन फैक्टर्स क्या है, पहला है जेनेटिक एंड एथिक वेरिएशन। एथनिक वेरिएशन और जेनेटिक पहला है, मतलब कि कह रहा है कि बॉडी प्रोपोर्शन, साइज, शेप, ये किस तरह का है इंसान का, जो यूजर है, जो यूजर होने वाला है उस बिल्डिंग का या उस ब्रिज का या जो भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन या प्लान कर रहे हैं उसका, तो उसको जो यूज करने वाला है इंसान, उसका बॉडी प्रोपोर्शन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसके आधार पे ही डिजाइन होगा। डिफरेंट पॉपुलेशंस एग्जिबिट वेरिएशंस इन स्टेचर, लिम्ब लेंथ, टॉर्सो साइज, मतलब सबका कद काठी सब अलग अलग होता है, एंड अदर बॉडी मेजरमेंट्स ड्यू टू देयर यूनिक जेनेटिक मेकअप। तो ये सब फैक्टर होते हैं। पहला कि मान लो कोई एक ऐसा ऐसा जगह है जहाँ के लिए हम बिल्डिंग डिजाइन करें जहाँ पे लोग छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ के लिए अलग तरीके का होगा। कहीं कहीं के लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, वहाँ के लिए अलग तरीके का होगा। तो कद काठी ये सब देख के ही हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो ये कहलाता है जेनेटिक एंड एथनिक वेरिएशन। दूसरा है एज, कि किस एज ग्रुप के लिए टारगेट किया जा रहा है जो हम स्ट्रक्चर प्लान करने वाले हैं वो। तीसरा है जेंडर, कि कौन सा जेंडर इस्तेमाल करने वाला है ज्यादातर। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन एन एवरेज मेन मे हैव लॉन्गर बॉडी डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ हाइट, रीच एंड स्ट्रेंथ, while women might show different fat distribution pattern। तो क्या कह रहा है कि जेंट्स लोग जो होते हैं थोड़े लंबे हो सकते हैं हाइट में, स्ट्रेंथ में थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लेडीज लोगों का होता है कि बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, हाइट कम होगा। तो ये यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग है। तो इसके आधार पे हम जेंडर के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं। इस नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसके आधार पे भी, मतलब बाकी का वहाँ पे आसपास के बिल्डिंग्स, आसपास के माहौल, आसपास के जो एरिया है उसमें कैसा बना हुआ है। कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक can influence nutrition and health, thereby affecting the physical development and body dimension. Population with better access of nutrition, healthcare, and overall higher living standard may exhibit different anthropometric profile। काफी हाईफाई एरिया में है आप तो वहाँ का प्रोफाइल अलग होगा बिल्कुल, काफी अगर लो एरिया में है तो वहाँ का प्रोफाइल बिल्कुल अलग होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है नेक्स्ट फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब जियोग्राफिकल कैसा है, ठंडा जगह है, बहुत हॉट एरिया है, या हिली एरियाज है, या फ्लैट टर्न है, किस तरह का एरिया है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल एंड ऑक्यूपेशन। वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब मैक्सिमम एवरेज लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, उसके आधार पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि ओवरऑल हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है जहाँ पे हमें चीजों को प्लान करना है, डिजाइन करना है। बिकॉज इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ग्रोथ, बॉडी कंपोजिशन एंड मेंटेनेंस। कि कहीं पे लोग, जैसे आप जापान की बात करें तो वहाँ के लोग ऑलमोस्ट पतले पतले होते हैं। वहीं अगर हम अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ के भी देखेंगे तो काफी हट्टे कट्टे लोग होते हैं। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिपेंड करता है लोकेशन वाइज भी, कि भाई कहाँ पे हैं हम, उसके आधार पे ही सब चीज का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, एटसेट्रा। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली प्लानिंग के समय हम इस चीज को कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे लोग जो है वैसे हैं तो इनके लिए हमें डिजाइन करना है। जैसे कि आप एज में देख सकते हो, हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग हाइट होते हैं। तो हाइट जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है हाइट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें ऐसे डिजाइन करना है, ऐसे प्लान करना है जो सबके लिए ही एप्लीकेबल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ यही रह पाए बाकी कोई रह नहीं पाए। तो एज के आधार पे मतलब चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो इंसान, सबके लिए ही एप्लीकेबल हो हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि एथनिक। एथनिक मीन्स बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा अलग अलग होता है सबका, तो सबके लिए ही एप्लीकेबल। कोई सुडौल होता है, कोई काफी बॉडी बिल्डर है, कोई काफी पतला है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक के लिए एप्लीकेबल हो, दूसरे के लिए एप्लीकेबल ना हो। तो हमें डिजाइन या प्लान ऐसे करना है कि सबके लिए एप्लीकेबल हो। प्लानिंग एंड डिजाइन कंसिडरेशन फॉर डिफरेंट बिल्डिंग टाइप्स। अलग अलग बिल्डिंग टाइप के लिए प्लानिंग और डिजाइन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि बिल्डिंग टाइप कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। पहला है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्राइमरली मेंट होता है कंफर्ट के लिए, क्योंकि लोग वहाँ पे रहने आते हैं। तो हमें वहाँ पे क्या क्या ध्यान रखनी है, इंश्योरिंग स्पेस आर एडेप्टेबल टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट की चेंजिंग नीड्स होती है डे बाई डे की, कि खुला हो माहौल हो, शांत माहौल हो, प्लस थोड़ा स्पेसियस हो, इस टाइप के माहौल चाहिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। तो वो चीज़ हम ढूंढते हैं। कंसिडरेशन इंक्लूड नेचुरल लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, स्पेशियल फ्लो हो, ये सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है
रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। तो जब भी हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिल्डिंग प्लान या डिजाइन कर रहे होंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। सेकंड है कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग की डे टाइम में लोग वर्क करने जाते हैं यहाँ पे, ऐसे बिल्डिंगों में हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे प्रायोरिटी पे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा होता है एसेसिबिलिटी। तीसरा होता है इंटीग्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि आप कहीं से भी आ जा सको। एसेसिबिलिटी मीन्स कि आप ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो वहां पे एक्सेस का अलग से अलग तरीके का लिफ्ट हो, सीढ़ी हो, सीढ़ी का लोकेशन या लिफ्ट का लोकेशन ऐसी जगह पे हो कि कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू अकोमोडेट वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। तो टेक्नोलॉजिकली अकोमोडेशन वहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल हो ताकि वेरियस बिजनेस में बहुत सारे तरह का बिजनेस किया जा सके। एनर्जी efficiency and the capacity to adapt to changing commercial landscape are crucial. Next है एनर्जी efficiency. Commercial places are highly prone area होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत हाई होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एनर्जी की इफिशियंसी मेंटेन रहे। एजुकेशनल फैसिलिटी, जैसे नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग है एजुकेशनल फैसिलिटीज, कि जहाँ पे स्कूल कॉलेज ये सब है, ट्यूशन है, वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट हो? डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट हो, शांत हो, वहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, इंडस्ट्री फैक्ट्री से बहुत दूर हो। incorporating flexibility, safety and technological reading to foster an engaging learning atmosphere। ऐसे एटमोसफियर हो जहाँ पे लर्निंग अच्छे से हो सके। जब हम हेल्थ केयर फैसिलिटी को देख रहे होंगे तो उस समय क्या हमें ध्यान रखना है कि एम्फेसिस क्या करना है? पहला हाइजीन, वहाँ पे कोई तरह का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या मतलब ऐसे एरिया में हो जहाँ पे इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन किया जा सके। ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, जहाँ पे लाना ले जाना बहुत आसान हो, पेशेंट कंफर्ट हो, पेशेंट के लिए कंफर्ट जगह हो। एंड एक्सेसिबिलिटी, कहीं से भी एक्सेस किया जा सके विद केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। टेक्निकली जो जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए उन सब कैपेबिलिटी वहाँ पे इजीली हो। कल्चरल बिल्डिंग अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या क्या चाहिए? में आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड वैल्यू, फोकसिंग ऑन किस किस बात में फोकस करेंगे? एक्सेसिबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड इंटीग्रेशन टू स्पेस दैट फैसिलिटेट कल्चरल एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट। कल्चरल के हिसाब से जो जो चीजें भी जरूरी है वो चीजें हम देखेंगे वहां पे प्रायोरिटी बेसिस पे। तो ये हुआ कि कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का अगर हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो हमें उसकी प्रायोरिटी पहले तो फाइंड करनी है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके लिए, उनके यूजर के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या रखा गया है। कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहां पे जो लोग आने वाले हैं उनके लिए प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? क्या उनके उनको तो सोना होगा नहीं, कमर्शियल बिल्डिंग में जो एक्सेस कर रहे होंगे उनको सोना तो है नहीं, उनको काम करना है। तो वहाँ पे एजुकेशनल बिल्डिंग है, वहाँ पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के हिसाब से एनवायरमेंट होना चाहिए। एजुकेशनल है तो एजुकेशन, हेल्थ केयर है तो हेल्थ के हिसाब से अप्रोचेबल हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि जंगल में बना दिया हॉस्पिटल, वो भी नहीं चलेगा। ऐसे जगह पे हो जहाँ पे सिटी के बहुत पास में हो, सिटी के ऐसे लोकेशन पे हो कि हर एक नागरिक के लिए इक्वल डिस्टेंस पे हो, कोई भी अप्रोच कर सके जल्दी। सिमिलर अगर कल्चरल है तो कल्चरल कम्युनिटी के लिए अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो और फंक्शनैलिटी हो। बिल्डिंग प्लानिंग कंसिडरेशन, बिल्डिंग प्लान करने में हम क्या क्या किन किन चीजों का हम कंसिडरेशन में ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या कंसिडर किया जाता है। पहला है बिल्डिंग साइट एंड ओरिएंटेशन। तो बिल्डिंग साइट एंड ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होगा कि कहाँ पे बिल्डिंग बनेगी और उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। बिल्डिंग साइट का लोकेशन का मीनिंग फिक्स है कि लोकेशन कहाँ पे रखा जाएगा। ओरिएंटेशन मीन्स उसका एंट्रेंस किधर से होगा, एग्जिट किधर से होगा, डोर किधर होगा, विंडो किधर होगा, उसकी पोजिशनिंग, ये कहलाता है ओरिएंटेशन। क्योंकि ये टोपोग्राफिकल और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो क्लाइमेट टोपोग्राफी, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या इनहेंस करता है? बिल्डिंग्स इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट से वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, लाइटिंग, ये सब कितना मिलेगा बिल्डिंग को बाय डिफॉल्ट नेचर से, ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। प्रमोट्स नेचुरल लाइटिंग एंड वेंटिलेशन एंड ऑप्टिमाइजेस द बिल्डिंग्स इंटरेक्शन विद इट्स सराउंडिंग। बिल्डिंग अगर इस तरह से ओरिएंटेड है कि वहाँ पे नेचुरल लाइट सफिशिएंट आता है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर है, खुला खुला है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यही होता है ओरिएंटेशन से इम्पैक्ट। अगर ऐसे बिल्डिंग को हम ऐसे बनाते हैं जहाँ पे हवा ही नहीं आती है, बिल्कुल धूप ही नहीं आती कभी, तो किसी काम का नहीं वो। तो ये आता है बिल्डिंग साइट एंड ओरिएंटेशन। इट्स एसेंशियल टू कंसिडर हाउ द बिल्डिंग ओरिएंटेशन विल इम्पैक्ट नेबरिंग प्रॉपर्टीज एंड लाइन विद द साइट नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न। दूसरा कह रहा है कि आपको बिल्डिंग प्लान करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है कि अलग जो आजू बाजू में प्रॉपर्टी है
उनको ध्यान में रखना है, उनको कितना इम्पेक्ट कर रहा है ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा कि नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न, कि पानी किधर से किधर किधर जाता है बारिश के टाइम पे, इन बातों का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न, ताकि पानी का बहाव ऐसा हो कि ड्रेनेज पे ऑटोमेटिक चला जाए, प्लस बारिश के टाइम पे घर में ना पानी घुस जाए। इन बातों के लिए हम ओरिएंटेशन और बिल्डिंग साइट को प्राइम टारगेट रखते हैं। दूसरा है बिल्डिंग हाइट। बिल्डिंग हाइट क्या होता है? कंटेक्स्ट ऑफ द सराउंडिंग एरिया। मतलब बिल्डिंग हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, कितना रखा जाए सराउंडिंग एरिया में, कितनी बिल्डिंग की हाइट है। बाकी सब अगर 4 मंजिल की बिल्डिंग है तो आप 4 मंजिल का बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, या 3 मंजिल चलेगा। वहां पे आप 1 मंजिल की बनाएंगे या 10 मंजिल का बनाएंगे तो इट विल बी ऑड, वो चीज ठीक नहीं है। तो क्या कह रहा है कि बिल्डिंग हाइट अगेन डिटरमाइंस फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, आजू बाजू में जो घर है वो सब कितने फ्लैट्स के हैं या फिर कितने स्टोरी के हैं, इन बातों पे डिपेंड करता है। इंक्लूडिंग जैसे स्केल एंड साइज ऑफ द नियर बाय स्ट्रक्चर, कि बगल वाला स्ट्रक्चर अगर 100 गज में है तो आपका भी उसी के आसपास हो तो ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा सही रहता है। इन बातों का ध्यान रखना है कि हम 500 गज बना दें और बाकी सब जमीन, बाकी सारी बिल्डिंग 100 गज में बनी हुई है, तो वो इन अप्रोप्रिएट हो गया। इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द बिल्डिंग हाइट विद द लोकल एनवायरमेंट टू मेंटेन द एस्थेटिक हार्मनी and comply with any zoning law and statutory height limitations, ensuring the building fits well within the urban and rural landscape। क्या कह रहा है कि हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि आजू बाजू में जो घर बने हुए हैं उसके साथ एक तो हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, एस्थेटिक में अच्छा लगे दिखने में इसके लिए, और जोनिंग लॉज जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि कितना मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम ही बना सकते हैं। कि अगर वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 4 मंजिल की है, हमने 6 मंजिल नहीं बनाना है, या फिर 1 मंजिल भी रख के, अगर 1 मंजिल है तो चलेगा बट मैक्सिमम हाइट लिमिट में पता होनी चाहिए। तीसरा है बिल्डिंग सेटबैक। बिल्डिंग सेटबैक का मीनिंग क्या होता है कि आजू बाजू में कितना डिस्टेंस हमने स्पेस के लिए छोड़ा है, बोलते हैं सेटबैक। Setbacks are the regulated distance defined how far a building needs to be from the property boundaries। बाउंड्री को कितना स्पेस हमने, बाउंड्री मान लो मेरा 100 गज का जमीन है, अगर मैं पूरे के पूरे बाउंड्री पे ही घर बना लूंगा तो बिल्कुल स्पेस नहीं रहा, तो एयर सर्कुलेशन वेंटिलेशन में बहुत दिक्कत आएगी। तो उसको कहते हैं बिल्डिंग सेटबैक। इससे क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है? प्राइवेसी, डे लाइट एक्सेस, फायर सेफ्टी, ये सब चीजें इम्पेक्ट होती है काफी हैविली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग साइट ओरिएंटेशन में, जैसे ये साइट है तो एक ऐसा साइट पे है जहाँ पे हर तरफ से नेचुरल लाइट है, वेंटिलेशन है, प्रॉपर सब कुछ है। तो हाइट भी है और ओरिएंटेशन इस तरह का है कि फुल्ली वेंटिलेटेड है, नेचुरल लाइट यूज कर रहा है। दूसरा है बिल्डिंग हाइट। तो ये आप देख सकते हो कि बाकी जोन्स में जो बिल्डिंग्स है अगर इसी हाइट के हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आजू बाजू की बिल्डिंग्स देख सकते हो आप, यहाँ पे हाइट का है, ये इस हाइट का, लेकिन ये बिल्डिंग हम ऐसा बना देंगे तो इट विल बी ऑड। सेटबैक, सेटबैक कहता है कि ये जो स्पेस छोड़ा गया है ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, यहाँ से हमें कितना स्पेस छोड़ना है बिल्डिंग को बनाने के लिए या फिर किसी पर्पस को करने के लिए। तो अगर हम स्पेस छोड़ के घर बनाते हैं तो वैसे भी हर एक काम के लिए, डे लाइट के लिए, प्राइवेसी के लिए, हर एक के लिए अच्छा रहता है। अगर बिल्डिंग को बिल्डिंग चढ़ा देंगे तो वैसे भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। दिस इज व्हाट नोन एज सेटबैक। मान लो यहाँ पे बाउंड्री लाइन है तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग प्लानिंग कंसिडरेशन। तो बिल्डिंग प्लानिंग और क्या कंसिडरेशन आता है? वेहिकुलर एंड पेडेस्ट्रियन एक्सेस। ऐसा हमें प्लान करना है कि व्हीकल के लिए और पैदल यात्री के लिए जगह हो, स्पेस हो, सफिशिएंट स्पेस हो। नेक्स्ट है लैंडस्केपिंग। तो इफेक्टिव लैंडस्केपिंग एनहेंस द एस्थेटिक अपील एंड एनवायरमेंट क्वालिटी ऑफ द साइट। तो अगर लैंडस्केपिंग हम सही से करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एस्थेटिक अपीलिंग बढ़ेगा और एनवायरमेंटल क्वालिटी बढ़ेगा साइट का। मतलब कि जैसे क्या कह रहा है कि लैंडस्केपिंग में हमें सब कुछ इन्वॉल्व करना है, मतलब नेचर के साथ जितना हो सकता है उतना हमें मिल के चलना है आजू बाजू से। जैसे कि यहाँ पे क्या है? प्लांट स्पीसीज एंड मटेरियल दैट कॉम्प्लीमेंट द बिल्ड एनवायरमेंट आर सस्टेनेबल। तो ऐसी चीजों का हमें यूज करना है जो इन्वायरमेंट से सस्टेनेबल प्रोडक्शन को प्रमोट करे। प्लांट वगैरह का ज्यादा स्पीसीज हमें वहाँ पे यूज करना है। प्लस कह रहा है रिक्वायर मैनेजेबल मेंटेनेंस, जिसमें मेंटेनेंस की जरूरत बहुत कम से कम पड़े। थॉटफुल लैंडस्केपिंग कंट्रीब्यूट्स टू द site ecological value, help in managing storm water, can improve the overall or user experience of the space। स्टॉर्म वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रखा है हमने, इकोलॉजिकल वैल्यू उससे बढ़ा रहे हैं हम, तो इससे क्या फर्क मिलता है कि अगर प्रॉपर लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो ये सब चीजें हमें फायदा मिलता है उससे। टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो बिल्डिंग प्लान करते वक्त हमें ये भी चीज का ध्यान रखना कि कौन सी टाइप की मटेरियल हमें लोकली कितना अवेलेबल है।
हम अगर बहुत दूर दूर से मंगा के करेंगे तो बहुत कॉस्ट आ जाएगा उसका। तो हमें लोकल मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। द चॉइस शुड कंसीडर लोकल अवेबिलिटी। लोकल मटेरियल जो भी ज़्यादा अवेलेबल है, पहला प्रेफरेंस हमारा वो होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी दूसरा प्रेफरेंस होना चाहिए कि सस्टेनेबल हो। हम ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, वेस्ट रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रहा है। तीसरा कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम से कम कॉस्ट लगे, एंड द मटेरियल्स इम्पैक्ट ऑन द बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड लाइफ साइकिल मेंटेनेंस। कम से कम एनर्जी कंजम्पशन में रोल मतलब प्ले करे, और लाइफ साइकिल मेंटेनेंस उसका कम से कम हो। ये हो गया व्हीकुलर एंड पेडेस्ट्रियन एक्सेस के लिए, कि हम घर बनाएंगे तो जगह छोड़ेंगे ताकि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग कर सकें। ऐसा ना हो कि हमें रोड पे गाड़ी पार्क करने पड़े, तो वो किसी काम का नहीं हो। फिर भी घर घर तो हमने ले लिया, घर हमने बना लिया, बट व्हीकल पार्क करने का जगह ही नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली व्हीकल पार्क करने के लिए स्पेस छोड़ा गया है, पेडेस्ट्रियन के लिए स्पेस प्रॉपरली स्पेस रखा गया है कि पेडेस्ट्रियन जा सकते हैं। लैंडस्केपिंग उसको बोलते हैं कि प्रॉपरली हमने क्या किया, देखो इसको कितनी ग्रीनरी रखी गई है इस जगह पे। तो इससे फायदा क्या होगा कि बिल्कुल नेचर से ही मिला जुला आपको दिखेगा, हर एक चीज से, एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से भी, और वैसे भी मतलब यूजेबिलिटी के आधार पे भी। नेक्स्ट टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, वही कि लोकल मटेरियल हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूज़ करेंगे, सस्टेनेबल मटेरियल लगाएंगे, और जितना हो सके हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे, और एनर्जी एफिशिएंसी को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आता है लेबर रिक्वायरमेंट। लेबर रिक्वायरमेंट की मतलब लेबर इंटेंसिव स्किल्ड पर्सनल है या अनस्किल्ड पर्सनल है, इन बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है तो इसमें सभी का यूज होता है। स्किल्ड पर्सनल की भी जरूरत पड़ती है, अनस्किल्ड पर्सनल की भी जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिल्डिंग हमें ऐसा डिजाइन करना है या प्लान करना है कि फुल्ली सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। मतलब उसमें अलार्म सिस्टम लगाया गया है, फायर फाइटिंग के लिए प्रोविजन लगाए गए हैं, स्मोक के लिए रखा गया है, इमरजेंसी एग्जिट रखा गया है, उसको बोलते हैं। जैसे फायर सेफ्टी है तो आप देख सकते हो कि हर जगह पे हर एक चीज के लिए सेफ्टी रखी गई है, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल और आफ्टर कंस्ट्रक्शन एज वेल, कि यूजर के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी सबके लिए प्रॉपर सेफ्टी रखी गई है। नेक्स्ट आता है साइट प्लानिंग। तो साइट प्लानिंग क्या बोलता है कि साइट प्लानिंग, आप जब साइट प्लान कर रहे हो कि डेवलपमेंट फेज में, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? फोकस ऑन अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंडस्केप विद इन द गिवन पार्सल ऑफ लैंड। आपको साइट प्लान करते वक्त में इन बातों का ध्यान रखना जो हमने अभी भी डिस्कस किया है। मेन गोल क्या होता है? हार्मोनाइज कर सके बिल्ड एनवायरनमेंट के साथ। तो साइट प्लानिंग में की कंसिडरेशन क्या क्या है? साइट एनालिसिस, contextual integration, zoning and regulatory compliances, sustainability, accessibility और aesthetic functionality। ये सब वही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि साइट की एनालिसिस करेंगे, टोपोग्राफी का हो गया, क्लाइमेट का हो गया, वेजिटेशन का हो गया, सोलर ओरिएंटेशन का हो गया, विंड पैटर्न का हो गया, सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, कि आजू बाजू में क्या डिटेलिंग है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, नोन एज साइट एनालिसिस। कंटेक्चुअल इंटीग्रेशन मीन्स कि इन ऑर्डर टू मेंटेन हार्मनी, कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किस तरह का लोकेलिटी में अवेलेबल है, कंसिडरेशन एडजेसेंट बिल्डिंग्स, लोकल कल्चर, अर्बन फैब्रिक, ये सब। इसका मेन एम क्या होता है? टू कम्प्लीमेंट एंड इनहेंस द एग्जिस्टिंग कंडीशन रादर देन डिसरप्ट देम। हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि हाई हाई सोसाइटी है, अगर हम जाके कोई उससे लोअर स्टैंडर्ड का सब कुछ करेंगे तो ऑलरेडी उनको हम डिस्टर्ब ही कर रहे हैं, तो हमें बराबर में मेंटेन करना है हार्मनी। इसको बोलते हैं कंटेक्चुअल इंटीग्रेशन, कि हमारे जाने से वहां पे कुछ ना कुछ बढ़े घटे ना। इसको बोलते हैं कंटेक्चुअल इंटीग्रेशन। जोनिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मतलब जो बिल्डिंग की जो लॉ है वहाँ पे, जोनिंग लॉ है, बिल्डिंग कोड्स है, और जो भी रेगुलेशंस है वहाँ के, उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। हम डिजाइन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए कि हम ऐसे मटेरियल का यूज करें जो सस्टेनेबल हो और मिनिमाइज करे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, कम से कम, जैसे CO2 एमिशन हो, या फिर वेस्ट मटेरियल का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे मटेरियल का हम प्रमोट करेंगे। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सोलर गेन हो गया, ये सब चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि इजी एक्सेस फॉर ऑल यूजर, सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, इमरजेंसी पार्किंग हो, इमरजेंसी सर्विस हो, पार्किंग की सुविधा हो, ये सब चीज़। लास्ट है एस्थेटिक एंड फंक्शनैलिटी, बैलेंसिंग द विजुअल अपील ऑफ द साइट with practical functionality, ensuring that the space is attractive, coherent and fit for its intended use। तो एस्थेटिक पर्पज से मतलब देखने में अच्छा लगे, और जिस फंक्शन के लिए हमने बनाया है उसको, वो फंक्शन वो प्रॉपरली सर्व करे।
ये आता है सब, ये सब पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं साइट प्लानिंग के अंतर्गत। जैसे देखते हो साइट प्लानिंग में पहला ये पूरा पूरा प्लांट साइट कि हमने प्रॉपरली प्लानिंग से ओरिएंटेशन दिया है, वेजिटेशन लगाया है, सस्टेनेबल मटेरियल का यूज किया है, एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन रखा है, जोनिंग को फॉलो किया है, सब कुछ। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड व्हीकल थ्रू आउट द बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल मींस हम सीधे सीधे जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विदाउट एनी हाइट मूवमेंट, और वर्टिकल मींस अप डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे या नीचे आएंगे या मतलब फ्लोर चेंज करेंगे, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट या वर्टिकल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल में सेम फ्लोर पे हम मूवमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। तो सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। It is a critical component of architectural design, influencing the overall functionality, safety, and user experience of the space. Effective circulation design facilitates intuitive movement, enhance comfort, and ensure accessibility while optimizing the spatial layout. इससे क्या क्या रखना चाहिए हमें? इफेक्टिव सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? कि इंट्यूटिव मूवमेंट हो, आसान मूवमेंट हो, इनहेंस कंफर्ट, कंफर्ट में कोई बहुत दिक्कत ना आए, एंड इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, सभी जगह के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, सभी लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, इसको बोलते हैं इफेक्टिव सर्कुलेशन। जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलेशन क्या हो गया कि आपको एक ही फ्लोर पे अलग अलग रूम्स में जाना है, तो हर जगह से ऐसी जगह पे लोकेशन लिफ्ट ऐसी जगह पे हो, या जो डोर्स बनाए गए हैं वो ऐसे लोकेशन पे हो कि कहीं से भी आप एंटर करो तो आप हर जगह के लिए इजीली अप्रोचेबल हो। वर्टिकल में क्या हो गया, लिफ्ट या स्टेयरकेस ऐसी जगह पे लगाया गया हो जहां से हर एक जगह जाना आसान हो इन द बिल्डिंग। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में क्या क्या आता है? लेआउट एफिशिएंसी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी एंड कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि लेआउट ऐसा रखना है हमें हमारा बिल्डिंग का कि क्लियर, लॉजिकल एंड इफिशिएंट पाथवे हो, मतलब आसान हो, भूल भुलैया तरह का ना हो, लॉजिकल हो कि भाई हाँ पहले हम यहाँ गए, डाइनिंग हॉल में गए, फिर हम जाएंगे बेडरूम में, ये लॉजिक होता है। एंड देन इफिशिएंट पाथवे हो कि ऐसा ना हो कि हमें एक रूम तक पहुंचना है तो मैं मुझे 4 चक्कर लगा के आना पड़ेगा। Then and that connects the different space seamlessly, minimizing travel distance and enhancing the user experience, इसको बोलते हैं लेआउट एफिशिएंसी। तो जो लेआउट की जाती है कि रूम कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, टॉयलेट कहाँ पे होगा, डाइनिंग हॉल कहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं लेआउट एफिशिएंसी। दूसरा आता है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन कि प्लेसिंग रूम्स एंड स्पेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, रूम को या फिर किसी भी डाइनिंग हॉल को या टॉयलेट को ऐसी जगह पे रखेंगे कि फंक्शन के आधार पे, जो चीज का जिसका जो फंक्शन है उसी आधार पे उसकी जगह की प्लेसिंग होगी, कहलाता है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सबके लिए स्मूथ फ्लो हो। तीसरा आता है सेफ्टी एंड कैपेसिटी कि सर्कुलेशन पाथ आर वाइड इनफ टू अकोमोडेट द एक्सपेक्टेड यूजर लोड, कि 6 लोगों के लिए हमने घर बना रहे हैं तो 6 लोगों के हिसाब से ही सब कुछ वहां प्रोवाइड किया गया हो, और सेफ्टी हो प्रॉपर कि 6 लोगों के हिसाब से सेफ्टी भी रखी गई हो। तो सेफ्टी एंड कैपेसिटी के अंदर ये आता है कि बिल्डिंग अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल के लिए डिजाइन की या प्लान किया जा रहा है तो उसी के हिसाब से वहां पे सब कुछ हो, सेफ्टी की फैसिलिटी भी हो, कैपेसिटी भी, होल्डिंग भी हो, सब कुछ हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइनिंग एडेप्टेबल सर्कुलेशन पैटर्न दैट कैन अकोमोडेट चेंज इन यूज और फंक्शन ओवर टाइम। कि फ्लेक्सिबल मीन्स कि आज पॉपुलेशन के आधार पे आज इस एरिया में 10 लोग रहने आएंगे एक रूम में, बट कल के डेट में हो सकता है कि एक फ्लैट में 20 लोग रहने आ जाए। तो पॉपुलेशन इंक्रीज के आधार पे अगर हमने एरिया का डेवलपमेंट किया है या बिल्डिंग का प्लान किया है तो वो आसानी से उसको अडेप्ट कर लेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं लेआउट इफिशिएंसी, मतलब लेआउट ऐसा रखा गया है कि जो चीज को जहां पे होना चाहिए उसको ऐसा रखा गया कि इजीली एक्सेसिबल। ये है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस के आधार पे कि यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे क्या रखना है। तो स्पेस को हमने फंक्शनली डिवाइड किया है। यह है सेफ्टी एंड कैपेसिटी कि जितने लोगों की अकोमोडेशन की कैपेसिटी है उतने लोगों की सेफ्टी भी हमने प्रोवाइड की है। यह है फ्लेक्सिबिलिटी कि फ्यूचर में एक्सपांसन होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। सिमिलरली वर्टिकल सर्कुलेशन में क्या क्या आता है? efficiency and accessibility, integration with horizontal circulation, safety and compliances, aesthetic consideration. Vertical circulation means moving from one story to another story. पहला क्या करता है? efficiency and accessibility कि वर्टिकल मूव करने के लिए हमारे पास इफिशियंसी और एक्सेस दोनों का प्रोविजन हो, मतलब हम आसानी से पास कर सकें और जहां से चाहे, मतलब जहां पे होना चाहिए वहां वहां पे मूवमेंट हो।
जैसे कि मूवमेंट बिटवीन द फ्लोर्स एंड द कंप्लायंसेस विद द एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, ये मेंटेन्ड हो। नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेशन विद हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेटिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेंटेन होना चाहिए। कि मान लो हम बिल्डिंग के किसी एक पार्ट से घुसे और ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए मुझे पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगा के आना पड़ेगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलेशन कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं नॉन कनेक्टिविटी। तो हमें ये मेंटेन करना होता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलेशन कनेक्टेड हो आपस में। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस, वही सेफ्टी हो, स्टेयरकेस हो तो एलिवेटर हो, ऑप्शन हो आपके पास कि हाँ सेफ्टी के टाइम पे क्या करना है, लिफ्ट अगर फंस जाए तो कैसे बाहर आएंगे, ये सब चीज सेफ्टी। एस्थेटिक कंसिडरेशन कि एस्थेटिकली अच्छा अपीयरेंस का हो, वर्टिकल सर्कुलेशन स्पेस विजुअली अपीलिंग अच्छा दिखे और हार्मोनियस हो विद ओवरऑल आर्किटेक्चरल डिजाइन। जैसे ये देख सकते हैं आप, इफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी के में क्या आता है कि हर जगह से अप्रोचेबल है और सबके लिए अप्रोचेबल है। बाहर से लोग आया तो यहाँ से सीढ़ी पकड़ के यहाँ से इस बिल्डिंग में भी जा सकता है, और ऊपर जाना चाहे तो ये यहाँ से भी एंटर कर सकता है और यहाँ से भी एंटर कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि किसको कहाँ पे अप्रोच करना है। इंटीग्रेशन विद हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, आप देख सकते हो लिफ्ट है और स्टेयरकेस है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस की बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे सब चीजों पे सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, सेफ्टी के लिए प्रोविजन दिए गए हैं और अकॉर्डिंगली कंप्लायंसेस भी प्रोवाइड किए गए हैं। एस्थेटिक कंसिडरेशन कि दिखने में अच्छा लग रहा है, कि भाई यहाँ से हम एंटर हमने करा, यहाँ से स्टेयर केस है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे थे, दिखने में भी अच्छा लग रहा है ये डिजाइन, और सीटी का भी कम हो रहा है। यहाँ से हमने एलिवेटर डाल दिया, तो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए और हमारा काम भी होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ और इनहेंस करना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट। और जैसे जैसे क्वेश्चंस हमें मिलते जाएंगे इस टॉपिक से मिलते जुलते, तो आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो थैंक यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।